तो हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे YouTube चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, आज आज हम आप लोग को मॉडल सेट लेकर के आ गए हैं 2021 का। भाई बिहार बोर्ड ने 2021 में जो मॉडल सेट जारी किया था उस मॉडल सेट का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। आप कहोगे सर मॉडल सेट का क्यों क्वेश्चन लिए हैं? भाई हमको लगा, हम देखे इस क्वेश्चन को तो हमको लगा कि बड़ा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये ऐसा मॉडल सेट था भाई कि जिसकी संभावना, मतलब हमको अभी इसके क्वेश्चन को देखने के बाद से लगता है कि इसमें से 70 क्वेश्चंस जो हैं इसमें से 10 क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस मॉडल क्वेश्चन को, मॉडल सेट को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक भाई, ध्यान दो। आप लोगों को पता है भाई कि देख लो, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021, बाबू 2021 एनुअल के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया था फिजिक्स का, वही है ये मॉडल सेट। ठीक भाई, उस मॉडल सेट में अभी भी 70 ऑब्जेक्टिव है। 70 में आप लोग को 35 क्वेश्चन बनाना है। 20 शॉर्ट क्वेश्चन है, 20 में 10 बनाना है। 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 में 3 बनाना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। चलिए, आप लोग डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पर कूदिए। और वो क्वेश्चन क्या है? आवेशित समतल चालक, आवेशित मतलब चार्ज, आवेशित समतल यानी प्लेन चालक है। बाबू आवेशित प्लेन चालक है, इसके नजदीक में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? पहले देख लीजिए, फिगर बना ले हम आप लोगों को। भाई ये कोई चालक है, चालक यानी कंडक्टर है। ठीक है भाई, ये चालक है और इस चालक का ये सतह बाबू आवेशित है, चार्ज है। ठीक है, ये चालक है, इस चालक का ये सतह चार्ज है। और ये प्लेन है, प्लेन सतह है। और प्लेन सतह के नजदीक में बाबू, इस चालक के इस सतह के नजदीक में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है कभी भी प्लस से दूर, तो प्लस से दूर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई, कितने के बराबर होगा? बाबू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, चालक के सतह के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा, इसके क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा का 1/एप्सिलॉन 0 गुना आता है। सिग्मा गुणे 1/एप्सिलॉन 0, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा बाबू, वो हो जाएगा सिग्मा/एप्सिलॉन 0, सिग्मा/एप्सिलॉन 0। तो बाबू इस प्लेन चालक के सतह के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/एप्सिलॉन 0। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं सर, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बाबू आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पर एकदम आप लोग बिल्कुल कमांड बना लीजिए, पकड़ बना लीजिए। क्वेश्चन बहुत भारी नहीं आएगा आपके बोर्ड में, बोर्ड को औकात ही नहीं है बहुत भारी पूछने की। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है कि बाबू विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई और विद्युत विभव भी में कौन सा संबंध सही है? बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कौन सा संबंध सही है? आप लोग पढ़े हैं ना, ई और भी में क्या संबंध होता है? ई बराबर -dv/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर -dv/dr। याद रखेगा, ई बराबर -dv/dr, यही संबंध होता है ई और भी के बीच। तो ई बराबर -dv/dr, ये भी ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक, अब देखना भाई, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। भाई नेक्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है, अच्छा यहाँ से है भाई। क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर कहता है, थर्ड नंबर, सबको ही ध्यान देगा। क्वेश्चन है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक, बाबू त्रिज्या पहले दे दी है 9 किलोमीटर, जो दिया है वो लिखो। त्रिज्या आर दिया है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाला गोला है, गोलीय चालक है। त्रिज्या दी बाबू 9 किलोमीटर, तो 9 गुणे किलोमीटर मतलब 10 के और 3 मीटर। ठीक है,
9 किलोमीटर त्रिज्या का गोला है, उसकी धारिता निकालनी है बाबू। गोले के धारिता का सूत्र आपको पता नहीं है। क्वेश्चन आपका यही है कि एक गोला है, उस गोले की त्रिज्या 9 किलोमीटर, ठीक है। भाई ये गोले की त्रिज्या 9 किलोमीटर है, तो उसकी धारिता क्या होगी, यानी आवेश धारण करने की क्षमता कितनी होगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बाबू। गोले गोले के धारिता का सूत्र क्या होता है, इसकी कैपेसिटी होती है। गोले की कैपेसिटी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है, ठीक। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक, त्रिज्या दिया बाबू 9 किलोमीटर, उसका गोलीय चालक है, उसकी विद्युतीय धारिता। बाबू गोले की धारिता C कितनी होती है, गोले की धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है। अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन 0, इस 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है बाबू 1/9 × 10⁹ याद रखिएगा। केवल 4 पाई एप्सिलॉन 0 रहे, तो इसका मान 1/9 × 10⁹ इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितने है बाबू 9 किलोमीटर, मतलब 9 × 10⁻³ मीटर। 9 से 9 कट गया, 10 का 9 है, ऊपर जाएगा तो -9, 9 -9 और करोगे 3 तो 10⁻⁶ धारिता फैराड में होगी। 10⁻⁶ फैराड को कहते हैं 1 माइक्रो फैराड। तो इस वाले की धारिता होगी बाबू, आंसर इसका भी ए, लगातार 3 ठोका ए आ गया, ठीक है। इस वाले की भी धारिता बाबू हो जाएगी आपको 1 माइक्रो फैराड, इस गोले की धारिता, ठीक है। बहुत अच्छा। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू, बोर्ड पर देखो। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है। समानांतर पट्टिका यानी समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है बाबू। समानांतर प्लेट संधारित्र में, समानांतर प्लेट संधारित्र में एगो प्लस प्लेट होता है, एगो माइनस प्लेट होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र में प्लस और एगो माइनस प्लेट होता है। माइनस प्लेट की अर्थिंग कर देते हैं, और अगर दोनों प्लेटों के बीच हवा हो या निर्वात हो, हवा या निर्वात रहेगा तो इस समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होती है, हवा रहे या निर्वात रहे तो धारिता C बराबर ε0 A/d होता है। इसकी धारिता C बराबर ε0 A/d। लेकिन दोनों प्लेटों के बीच में, जानते हो जी, समानांतर प्लेट संधारित्र के इन दोनों प्लेटों के बीच हम कोई मोम रख दें तो धारिता 3 गुनी बढ़ जाती है। पानी पैकेट में करके रख दें तो धारिता 81 गुनी बढ़ जाती है। यानी जो भी रखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ डाल ले बाबू, परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक डाल दें। अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक डाल दें और इस डाई इलेक्ट्रिक की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर हो, कोई डाई इलेक्ट्रिक डालें तो इसकी धारिता हो जाती है C बराबर ε0 ε r A/d। ε0 ε r A/d, देखो ना यार, ये चारों का ए हो गया, सबका ए ही जा रहा है क्या। पांचवा देख लेते हैं यहीं पे बाबू। पांचवा, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन यही है, देखना सब कोई। कह रहा है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी, बाबू गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी के बीच कौन सा संबंध है। बाबू जानते हो, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्ट मीटर बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है उसमें, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्ट मीटर का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर का कम होगा और वोल्ट मीटर का ज़्यादा होगा, तो वोल्ट मीटर भी इसका प्रतिरोध इज ग्रेटर देन जी। ओके, राइट ऑप्शन हो गया ए, इसका भी ए ही हो गया, ठीक। हाँ तो अब देखिए, आप लोग को अभी बताएं बाबू, गैल्वेनोमीटर जानते हो,
गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कम होता है, गैल्वेनोमीटर, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? गैल्वेनोमीटर बाबू, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में हाई रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जब हाई रेसिस्टेंस जोड़ेंगे तो मिल करके प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में हाई रेसिस्टेंस उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, तब वोल्ट मीटर बनता है। तो गैल्वेनोमीटर में हाई रेसिस्टेंस जोड़ देंगे तो वोल्ट मीटर बना, और उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा और गैल्वेनोमीटर का कम होगा। तो भी यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इज ग्रेटर देन गैल्वेनोमीटर। यार क्या हुआ है इसमें, इसमें भी ये लड़कों को फंसा देगा यार ये। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। छठा क्वेश्चन देखोगे भाई। छठा क्वेश्चन क्या है भाई? 6 नंबर आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन कहता है बाबू, 6 नंबर, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन सा है? बाबू व्हीट स्टोन ब्रिज आपको आपको तो पता ही होगा। इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इसको कहते हैं बाबू व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRX। PQRX प्रतिरोध होते हैं, और इसमें एगो गैल्वेनोमीटर लग जाता है ना जी, और ऐसे सेल जोड़ दिया जाता है, और ये बन जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। हाँ जी, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? जानते हो ये व्हीट स्टोन ब्रिज पर ही आधारित होता है तुम्हारा मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज को ऐसे डिजाइन करते हैं, मीटर ब्रिज को हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि वो व्हीट स्टोन ब्रिज पे फिट बैठे। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज पर जो व्यवहारिक ढांचा है वो कैसा है बाबू? व्हीट स्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज जैसा है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज बाबू वो एक्चुअली मीटर ब्रिज जैसा ही होता है, या मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित होता है। ठीक है, काम खत्म। यानी बाबू व्हीट स्टोन ब्रिज का ही यूज करके हम लोग मीटर ब्रिज बना देते हैं, काम खत्म। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, बाबू विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता रो। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो किस पे निर्भर करता है बाबू? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है ना, केवल और केवल किसी तार का प्रतिरोधकता केवल और केवल उसके मटेरियल पे निर्भर करती है। प्रतिरोधकता लंबाई पे या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ के प्रकृति पर यानी नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है। बाबू सुनो, तांबे का तार है, अल्युमिनियम का तार है, किसी भी चीज का तार है, किसी भी तार की प्रतिरोधकता रो जो होती है, तार की बाबू प्रतिरोधकता होती है केवल उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है, तार के लंबाई पर या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, लंबाई, अनुप्रस्थ काट के व्यास, या द्रव्यमान नहीं, पदार्थ के नेचर पर। ठीक, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, हम्म, बाबू अब 8वां नंबर आप लोग के सामने ही है। 8वां नंबर क्वेश्चन यही है, किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? ओ किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम क्या कहता है? किसी जंक्शन पर जितनी धारा आती है, किरचॉफ का बिंदु नियम किसी जंक्शन पर टोटल इनकमिंग करंट जो होता है ना, यानी जंक्शन पर आने वाला टोटल करंट दूर जाने वाले करंट के बराबर होता है। और किरचॉफ का बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? और किरचॉफ के बिंदु नियम में जितना आवेश बह के आता है उतना ही आवेश बह के चला जाता है, तो इसमें आवेश संरक्षित रहता है, याद रखना। किरचॉफ का बिंदु नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो इसमें किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है? आवेश। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बाबू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखना ध्यान से, धारावाही चालक के अंदर, बाबू धारावाही चालक मतलब जिस तार से करंट बह रहा है, ठीक है,
एक तार है जी, एक तार से आपको करंट बह रहा है। एक तार से आपको करंट बह रहा है, करंट बहेगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तार से करंट बहेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स बाबू डैम्प्ड मोशन करेंगे, अवमंदित गति करेंगे, अवमंदित। कोई तार है, तार से करंट बह रहा है, तार से करंट बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बाबू ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट करके बहते हैं और डायरेक्ट वो टक्कर करके करते हुए बहते हैं। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? समरूप तो होती नहीं, इलेक्ट्रॉन की गति पकड़ जैसी होती रहती है और अवमंदित। जो भी एनर्जी मिलती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो लगातार लॉस होती चली जाती है, अवमंदित। 10वां नंबर बाबू क्वेश्चन क्या है? विद्युत परिपथ की शक्ति। बाबू, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना पावर खर्च होता है, बल्ब कितना पावर लेता है? पावर का सूत्र होता है पावर पी बराबर वी आई। पावर पी ब्रो वोल्टेज इंटू करंट। पावर का एक और सूत्र होता है पावर वी स्क्वायर। पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, या पी बराबर आई स्क्वायर आर। पावर का 3 गो सूत्र है। और कोई उपकरण, कोई बल्ब कितना पावर खर्च करेगा? पावर पी बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, पावर पी बराबर वी आई, या पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, या पावर पी बराबर आई स्क्वायर आर। तो विद्युतीय परिपथ की शक्ति क्या होती है? पावर पी बराबर वी आर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पावर पी बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर। ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबू, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सही है? बाबू, तुमको पता है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि कोई आवेश अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश चल रहा हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश चल रहा हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ मैग्नेटिक वेक्टर। एफ मैग्नेटिक वेक्टर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, याद रखिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए कौन सा फॉर्मूला है बाबू? मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, याद रखना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। कोई पूछे बाबू, ये याद रखने की चीज है। कोई पूछ देता है कि चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी सतह को रखने से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतह को लंबवत रूप से काटती हैं, उनकी संख्या मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा क्वेश्चन, अगर मान लो 2 नंबर में आ जाए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी सतह को रख देने से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस सतह को लंबवत रूप से छेदती हैं, उनकी संख्या को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। और बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर। थोड़ा देख लो ऊपर में है कि नहीं। हाँ, एम्पियर तो होगा नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर ही होगा। एम्पियर तो धारा का होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, फैराड बाबू धारिता का होता है, तो ये होगा नहीं। जान लो। 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन है, जिस परिपथ में, बाबू जिस परिपथ में, जिस सर्किट में सिर्फ प्रतिरोध है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है, उसका शक्ति गुणांक। बाबू, शक्ति गुणांक कहीं भी आए ना, शक्ति गुणांक, उसके लिए एक त्रिभुज जान लीजिए। कहीं भी आप लोगों को कहे, कहीं भी बाबू शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर पर क्वेश्चन पूछ ले, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कॉस फाई को कहते हैं, याद रखिएगा। बाबू जिसके लिए पूछ दे,
बहुत सारे चीजों के लिए शक्ति गुणांक पूछा जाता है, बहुत सारी चीजों के लिए। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो, सिर्फ प्रेरक हो, सिर्फ कुछ हो, मतलब ऐसे अगर पूछे ना शक्ति गुणांक अगर पूछे, तो आप एक त्रिभुज याद रखिएगा, ठीक। ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है बाबू, इस त्रिभुज में बस आधार को मान लीजिएगा रेसिस्टेंस आर, आधार को आप प्रतिरोध आर मान लीजिएगा, आर मान लीजिएगा। लंब को जानते हैं क्या मानिएगा, लंब को मानिएगा ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी। एक त्रिभुज की कल्पना करो, आधार तुम आर मान लो, आधार आर, और लंब बाहु मान लो ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी, ये मान लो। और उसके बाद से तुम कर्ण अपने से निकाल सकते हो, कर्ण निकल जाएगा, कर्ण का क्या होगा, रूट अंडर आधार का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो आधार आप आर मान लो, लंब ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी। इससे बाबू हम कर्ण निकल गया, कर्ण होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस इतना। अब इसमें ये वाला एंगल बाबू बस फाई मान लो, फाई। अब तुमको कभी भी कहे, किसी भी सर्किट में कहे, किसी भी सर्किट में कहे कि शक्ति गुणांक निकाले, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है, इसमें सिर्फ प्रतिरोध है बाकी कुछ भी नहीं है, तो उसका शक्ति गुणांक बाबू, शक्ति गुणांक किसको कहते हैं, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसको कहते हैं बाबू, शक्ति गुणांक कहते हैं कॉस फाई, कॉस फाई। और इस त्रिभुज में निकालिए ना कॉस फाई, कॉस फाई अगर निकालोगे तो कॉस फाई बराबर होता है, कॉस फाई बराबर आधार बटा कर्ण। तो कॉस फाई बराबर आर बटा इतना पूरा, पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है बाबू, आर बटा कर्ण कितना है, देख लो सबसे लंबा कर्ण है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है बाबू, वैसे परिपथ की बात कर रहा है, वैसे परिपथ की बात कर रहा है जिसमें सिर्फ प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, प्रेरक नहीं है, संधारित्र नहीं है। सिर्फ प्रतिरोध की बात कर रहे, तो प्रतिरोध है, प्रेरक और संधारित्र नहीं है बाबू, प्रेरक नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्रतिरोध है यानी सिर्फ आर है, प्रेरक नहीं है तो ये खत्म, संधारित्र नहीं है तो ये खत्म। तो बाबू ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो ऊपर में आर बचेगा और रूट अंडर, आर तो बचेगा, रूट अंडर सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर भी रूट से बाहर निकलेगा तो आर हो जाएगा, और आर बाई आर कट के वन हो जाएगा। तो इस वाले परिपथ में शक्ति गुणांक सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वन होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक। बाबू क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कर है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान। बाबू प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का मूल वर्ग माध्यमान, मूल वर्ग माध्यमान मतलब आरएमएस करंट, आई आर एम एस। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान, मूल वर्ग माध्यमान मतलब आरएमएस करंट जो होता है, आरएमएस करंट का सूत्र होता है वो शिखर मान बटा रूट अंडर दो। आरएमएस करंट जो होता है शिखर मान बटा रूट दो। क्या इसका मान क्या होता है बाबू, इसका मान होता है शिखर धारा का मान, धारा का मान बटा रूट दो। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, आपका आंसर सी ही सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होगा भी नहीं, हम पढ़ाएंगे तो होगा क्यों, हम पढ़ाते ही ऐसा है कि आप लोग को समझ में ना आए ना जी। ये इम्पिडेंस ट्रायंगल था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बहु एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई, एक चुंबकीय लंबाई मतलब ध्रुवों के बीच की दूरी, एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच कौन सा संबंध सही होता है बाबू। देखो ये चुंबक है, ये चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, चुंबक में दो ध्रुव नॉर्थ और साउथ पोल हो गया ना जी। यानी रंग दे बढ़िया लगे चुंबक हमारा। बाबू चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ। चुंबक के दोनों ध्रुवों, चुंबक के इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है ना, इसको कहते हैं बाबू चुंबकीय लंबाई। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई यानी मैग्नेटिक लेंथ, ध्रुव के बीच की दूरी
चुंबकीय लंबाई मतलब मैग्नेटिक लेंथ, एल एम। और चुंबक के दोनों अंतिम किनारों के बीच की दूरी को कहते हैं बाबू, दोनों अंतिम किनारों के बीच की दूरी को कहते हैं ज्यामितीय लंबाई, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई मैग्नेटिक लेंथ। किनारों के बीच की दूरी को ज्यामितीय लंबाई, ज्योमेट्रिकल लेंथ। बाबू मैग्नेटिक लेंथ जो होता है ना कम होता है, चुंबकीय लंबाई कम होती है, ज्यामितीय लंबाई ज़्यादा होती है। और चुंबकीय लंबाई जो होता है ना, चुंबकीय लंबाई चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई से 5/6 गुना होता है, या 84% होता है। आप पढ़े होंगे किसी भी चुंबक के लिए, चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है। तो एल जी, नहीं एल एम होना चाहिए। अच्छे, अच्छा यहाँ पे एल जी दिया है ना बाबू। चलो एक मिनट, अगर एल जी निकालोगे तो एल जी बराबर क्या होगा, एल जी बराबर 6/5, एल जी बराबर 6/5 एल एम। एल जी बराबर 6/5 एल एम, इसमें भी ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप भी कहोगे सर आप पढ़ाएं और प्रॉब्लम कहाँ से होगा, ढंग से पढ़ो बाबू। कोई चुंबक है, किसी चुंबक के दोनों अंतिम किनारों के बीच की दूरी की, दोनों अंतिम किनारों के बीच की दूरी को कहते हैं ज्यामितीय लंबाई, बड़ा होता है। ध्रुव रहेगा तो ध्रुव के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई। और ये जो चुंबकीय लंबाई होता है एल, मैग्नेटिक एल एम, वो ज्यामितीय लंबाई से 5/6 गुना होता है। एल एम बराबर एल जी गुणे 5/6, और उल्टा हो जाएगा तो 6/5, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वही था बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन। यदि बी एच मतलब बी हॉरिजेंटल, यानी चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजेंटल घटक, बी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजेंटल घटक है बी एच, और वर्टिकल घटक है बी भी। यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, बी एच चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और डेल्टा नमन कोण हो, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा कथन सही है बाबू? देख लो, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है तिरछा, बी। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाबू तिरछा है, ये है बी। बी को दो दिशाओं में तोड़ेंगे, एगो बी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा बाबू, बी हॉरिजेंटल होगा, और ये वाला होगा बी वर्टिकल, ठीक है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तिरछा है, उसका दो कंपोनेंट है, बी हॉरिजेंटल बी वर्टिकल, और ये रिजल्टेंट फील्ड है बी। और ये जो कोण होता है ना बाबू, इसी को नमन कोण कहते हैं, डेल्टा। बस ये त्रिभुज याद रखो, वर्टिकल है बी वर्टिकल, बी हॉरिजेंटल बी, और ये है डेल्टा। तो कौन सा सही संबंध है यही देखो, सही संबंध देखना बाबू। उसमें कॉस और इसमें साइन आ रहा है, तो तुम कॉस डेल्टा निकालो ना, कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा? ओ, कॉस डेल्टा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस डेल्टा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी बी एच बाई बी। अच्छा, लेकिन कह रहा है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी बाबू बी, उसके लिए कौन सा सही है? तो अगर बी निकालेगा तो बी इधर जाएगा, कॉस डेल्टा इधर आ जाएगा, तो बाबू बी बराबर हो जाएगा bh/cos डेल्टा। हाँ, bh/cos डेल्टा, ये तो पहले ही सही हो गया यार। ये तो एकदम मतलब आज के जो है ना उसमें मैक्सिमम का ऑप्शन यही सही है। ऐसा मत समझ लेना कि आपके एग्जाम में भी ऑप्शन ए ही ठीक होगा, ठीक है, सब में ऑप्शन ए ठीक होगा ऐसा नहीं होता है कभी कभी कुछ एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक ही ऑप्शन डाल दिया जाता है कि ताकि लड़के कंफ्यूज हो जाएं, और केवल वही सही मारे जो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हों, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लड़के लहाते भी हैं, लहाने वाला काम नहीं चलना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकन तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। चुंबकन तीव्रता आई का इकाई है, यानी मात्रक क्या है बाबू? चुंबकन तीव्रता आई बराबर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक वॉल्यूम में, प्रति एकांक आयतन में जितना डाइपोल मोमेंट पैदा होता है,
उसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। बाबू चुंबकन तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई आई बराबर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर 2ml। इसका फॉर्मूला है जैसे विद्युत द्विध्रुव गुण होता है 2Ql होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2Ql होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 2ml होता है। और वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब आयतन। बाबू आयतन मतलब एल क्यू कह दो। एक ओ एल से एक ओ एल जाएगा तो एल स्क्वायर बचेगा 2m/l²। बाबू टू का यूनिट नहीं हुआ, एम है पोल स्ट्रेंथ। एम पोल स्ट्रेंथ है ध्रुव प्रबलता। और पोल स्ट्रेंथ का मात्रक होता है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर बटा लंबाई का है मीटर का स्क्वायर। कट जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। तो बाबू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर। राइट ऑप्शन सी आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, थोड़ा छिप गया है। एम्पियर प्रति मीटर यही था। बाबू चुंबकीय यामी उत्तर क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन देख लो। 18 नंबर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि चुंबकीय यामी उत्तर क्या है। हम तो क्वेश्चन पढ़ लिए ना बाबू। चुंबकीय यामी उत्तर, चुंबकीय यामी उत्तर किसको कहते हैं? देखिए, चुंबकीय यामी उत्तर को बहुआ मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। कोई पूछे भाई बताओ चुंबकीय यामी उत्तर, ध्यान देना, चुंबकीय यामी उत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहते हैं? जान लो बाबू। किसी किसी चुंबक को अगर हम लटकाएं, किसी चुंबक को अगर हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका दें, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका दें, तो उसके दोनों ध्रुवों से जो उदग्र तल तल गुजरता है, दोनों ध्रुवों से जो उदग्र तल गुजरता है, उसी को चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामी उत्तर क्या है? किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से धागे से वो नॉर्थ साउथ दिशा में आके रुक जाता है ना जी। कोई चुंबक है उसको हम धागे से लटका दे तो उत्तर दक्षिण दिशा में आके रुक जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में आके रुक जाएगा, तो उसके दोनों ध्रुवों से गुजरने वाला उदग्र तल, काल्पनिक उदग्र तल क्या कहलाएगा? चुंबकीय यामी उत्तर। दिखा भी दे रहे हैं बाबू। ये एक छत है, छत से एक रस्सी बंधी हुई है ना जी, छत से एक रस्सी बंधी हुई है। बाबू एक छत है, छत से एक धागा बंधा हुआ है, यहाँ पे एक धागा बंधा हुआ है, यहाँ पे एक चुंबक है। चुंबक में दो पोल हैं बाबू, चुंबक का नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा। चुंबक में जो ध्रुव होता है ना किनारों से कुछ अंदर होता है, वो नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। अब इस चुंबक के दोनों ध्रुवों इस चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाला खड़ा तल, खड़ा मतलब उदग्र तल, वर्टिकल प्लेन, यही वर्टिकल प्लेन जो पास कर रहा है बाबू चुंबक के दोनों ध्रुवों से गुजरने वाला, यही वर्टिकल प्लेन उदग्र तल, यही है बाबू मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामी उत्तर। याद रखना, जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका देते हैं तो उसके दोनों ध्रुवों से गुजरने वाला काल्पनिक, ये वास्तविक नहीं, काल्पनिक उदग्र तल, वर्टिकल प्लेन ही चुंबकीय यामी उत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। तो चुंबकीय यामी उत्तर क्या है? एक बिंदु गलत, एक क्षैतिज तल गलत, एक रेखा गलत, एक ऊर्ध्वाधर तल। आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। ओके, 19 नंबर देखो। सामान्य समायोजन में बाबू, सामान्य समायोजन यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट। सामान्य समायोजन में सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता बाबू, सरल सूक्ष्मदर्शी, याद करो, हम लोग देखे थे बाबू, सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बाबू, एगो d/f, एगो 1 + d/f। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में, सामान्य समायोजन में d/f होता है, और LDDB एडजस्टमेंट में 25 सेंटीमीटर के लिए एडजस्टमेंट में 1 + d/f, ठीक है। हमको तो सामान्य का पूछ रहा है। सामान्य समायोजन में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? आवर्धन क्षमता m बराबर d/f। सामान्य समायोजन, नॉर्मल एडजस्टमेंट बाबू याद रखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा, ठीक है।
और नॉर्मल एडजस्टमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता D/F। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक। बाबू आपका क्वेश्चन है, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। बाबू हमारे आंख का जो नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? हमारा आंख है ना, हमारे आंख के अंदर बाबू एक नेत्र लेंस है। हमारे आंख के अंदर भैया एक एक नेत्र लेंस है। इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग इसकी फोकस दूरी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा। आप लोग 20 तक पहुंच गए हैं। बाबू 21 भी यहीं पे लगे हाथ देख ही लो। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हीरे का क्रांति कोण होता है। हीरे के लिए क्रांति कोण होता है 24.41 डिग्री। आपको लिखा है थे 24 डिग्री 6 मिनट। बाबू हीरे के लिए, हीरा डायमंड, हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरे के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है 24 डिग्री 6 मिनट। और क्रांतिक कोण के कम होने के वजह से ही हीरा ज्यादा चमकीला होता है। कोई पूछे बाबू हीरा, हीरे के लिए क्रांतिक कोण, हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.41 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। बाबू 22 नंबर क्वेश्चन देखना। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, 22 नंबर आपके सामने है, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। दो संपर्कित यानी दो संपर्क मतलब टच में रखे गए, दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस। बाबू ये भी लेंस उत्तल है, इसके संपर्क में भी उत्तल रखे हैं, ये भी उत्तल, इसके संपर्क में भी उत्तल। जब दो उत्तल लेंस को संपर्क में डाला जाएगा तो इसका जो समतुल्य होगा, समतुल्य मतलब दोनों के बदले एक, जो समतुल्य लेंस होगा बाबू, अगर उत्तल उत्तल को सटाएं तो इसका जो समतुल्य होगा वो भी उत्तल लेंस ही होगा। समतुल्य मतलब दोनों के बदले एक। दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य। बाबू दो गो उत्तल लेंस से संपर्क में रखें तो उसका समतुल्य भी क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, यही आपको सही आंसर होगा। आपको बताए हुए हैं बाबू, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशित तंतु है, ठीक है, प्रकाशित तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? और वो आपका ऑप्टिकल फाइबर परावर्तन विवर्तन प्रकीर्णन पर नहीं आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, याद करो। ऑप्टिकल फाइबर में वो एक कोर होता है, कोर को चारों ओर घेरे हुए क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग के ऊपर प्लास्टिक का जैकेट लगा दिया जाता है ताकि तुम्हारा क्लैडिंग नहीं गड़बड़ाए। यही ना होता है, यही है ऑप्टिकल फाइबर। और इस ऑप्टिकल फाइबर में बीच का हिस्सा कोर है, बाहर से क्लैडिंग है, जैसे ये वाला कोर है, कोर है, कोर है, और कोर को घेरे हुए क्लैडिंग है, क्लैडिंग है, क्लैडिंग है, क्लैडिंग है, क्लैडिंग है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है बाबू? ऑप्टिकल फाइबर में लाइट यहाँ से एंट्री मारता है, यहाँ से एंट्री मारता है कोर में, कोर में जाता है यहाँ पे आपतन कोण, यहाँ पे कोर से क्लैडिंग में नहीं निकल पाता है, यहाँ आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, क्रिटिकल से ज़्यादा पर भेज दिया जाता है। जब क्रिटिकल से ज़्यादा पर भेज देंगे तो लाइट क्लैडिंग में नहीं निकलेगा, कोर से क्लैडिंग में नहीं जाएगा, पूर्ण रूप से परावर्तित होगा। फिर यहाँ भी तुम्हारा आपतन कोण बाबू ज़्यादा ही होगा तो यहाँ भी पूर्ण रूप से परावर्तित होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप हर जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप एक जगह से दूसरी जगह लाइट सिग्नल चला जाएगा। और ये ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ठीक, ओके, बहुत अच्छा। 24 नंबर देखना भाई। भाई 24 नंबर है, सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? बाबू हमारा आंख सामान्य है, हम अच्छा अच्छा खासा देख लेते हैं। सामान्य आंख के लिए, नॉर्मल आई के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 से कम दूरी पर हम उतना स्पष्ट क्लियरली नहीं देख सकते हैं, अगर देखेंगे भी तो जोड़ लगाना पड़ेगा।
तो बाबू याद रखो, अस्पष्ट दर्शन के लिए या किसी नॉर्मल आई के लिए, किसी सामान्य आंख के लिए, किसी सामान्य आंख के लिए वो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। ठीक है, ओके सर, आप इसको 25 सेंटीमीटर कह सकते हो। ठीक। अच्छा, वैसे आप लोग को पता है ना कि हमारा क्रैश कोर्स का बैच, भाई आपको बीच में बताना चाहेंगे कि हमारा क्रैश कोर्स का वो बैच हमारे ऐप पे चल रहा है। ठीक है, हमारे ऐप में क्रैश कोर्स का बैच इसी 2024 के एग्ज़ाम के लिए चल रहा है। जो जो लोग अगर चाहते हैं कि हाँ हम क्रैश कोर्स का बैच लें, तो हमारा एक ऐप है, द मोशन क्लासेस। द मोशन क्लासेस, उसी द मोशन क्लासेस ऐप पे जाइए, आपको क्रैश कोर्स का बैच दिख जाएगा और वहीं से आप बैच परचेज कर लीजिएगा। 199 में बैच है, 199 में बैच है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये तो बता दिए, आगे देखो। क्रैश कोर्स वाला अगर बैच ज्वाइन करना है भाई तो ज्वाइन कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कैसे पढ़ाया जा रहा है। क्रैश कोर्स में भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। और क्रैश कोर्स में जानते हो क्या खूबी है? क्रैश कोर्स में आपका पूरा इंटायर सिलेबस, पूरे सिलेबस का वन शॉट वीडियो कर दिए। वन शॉट वीडियो मतलब हर चैप्टर का दो तीन वीडियो में, दो तीन मतलब हर चैप्टर को 2-3 घंटा, 2-3 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा में हर चैप्टर को, बड़ा बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा चैप्टर है ना, 3 ठो वीडियो में सपरा दिए, बढ़िया से पढ़ा के। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितना बड़ा चैप्टर समझ लो, तो आपके फिजिक्स में जितने भी चैप्टर है ना, हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। हर चैप्टर से 500 से ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे ऑब्जेक्टिव। हर चैप्टर का बाबू आप लोग को 500 नहीं, थोड़ा सा कम कराएंगे। हर चैप्टर से आपको 200 के आसपास शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। 200 हर चैप्टर का नहीं यार, टोटल मिला के 200 रहेगा। और फिर 20 के आसपास लॉन्ग कराएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप द मोशन क्लासेस पे मिल जाएगा। चलो चलो इधर देखो बाबू, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंद्रधनुष के निर्माण के लिए, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? इंद्रधनुष किसके वजह से बनता है बाबू? प्रकीर्णन के वजह से तो बनने से रहा। विवर्तन, ध्रुवण नहीं। इंद्रधनुष बनता है बाबू प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। ठीक है, इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से बनता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो तरह की घटनाएं होती हैं, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है इसमें, तो सीधे कह दो वर्ण विक्षेपण। होता क्या है बाबू, इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश की बूंदें जिम्मेवार हैं। बारिश के बूंदों पर, जैसे ही बारिश के बूंदों पर सूर्य का श्वेत प्रकाश आता है, जैसे ही बारिश के बूंदों पर सूर्य का व्हाइट लाइट आता है, तो व्हाइट लाइट में ऑलरेडी 7 कलर्स होते हैं ना जी। बारिश के बूंद पर जैसे ही सूरज का प्रकाश आता है, सूरज के प्रकाश में 7 कलर्स होते हैं। जैसे ही ये सातों कलर्स इस बारिश के बूंद में प्रवेश करते हैं, बारिश के बूंद में घुसते हैं, तो ये एक प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है और ये सभी सातों कलर्स को, सभी सातों रंगों को बिखेर देता है। सातों रंग बिखर जाते हैं। सातों रंग बिखरने के बाद बाबू ऐसे 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 आते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो हमको आकाश में 7 रंग की रंगीन पट्टी प्रतीत होती है। यहाँ पे ऐसे 7 रंग की रंगीन चाप वाली पट्टी दिखती है, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष किसके वजह से बनता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। तो इसमें तो केवल होगा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? किस रंग के लिए, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखो, कांच का ही अपवर्तनांक है। कांच का अपवर्तनांक तुम 1.5 कहते हो ना, कांच का अपवर्तनांक 1.5 पीले रंग के लिए है। लाल रंग के लिए 1.5 से कम होगा, बैगनी रंग के लिए 1.5 से ज्यादा होगा। कांच का अपवर्तनांक 1.5 कहते हो पीले रंग के लिए है, लाल रंग के लिए 1.5 से कम होगा, बैगनी के लिए ज्यादा होगा। याद रखना, किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कम होता है और बैगनी रंग के लिए उसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा? तो बैगनी के लिए, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत 27 नंबर क्वेश्चन क्या है?
विनाशी व्यतिकरण। बहु विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। विनाशी व्यतिकरण कब होगा? बाबू, दो प्रकाश का स्रोत है विनाशी व्यतिकरण। जब जब एक तरंग का श्रृंग गर्त, यहाँ पे गर्त ही आ रहा है ना, यहाँ पे गर्त आ रहा है। अगर एक तरंग का गर्त दूसरे के श्रृंग पर पड़े, श्रृंग गर्त, फिर श्रृंग। अगर अगर एक तरंग का श्रृंग गर्त, अगर एक तरंग का वो गर्त, एक का गर्त दूसरे के श्रृंग पर पड़ जाए तो यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है और यहाँ पे प्रकाश की चमक कम होती है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए वो विनाशी व्यतिकरण मतलब एक का श्रृंग, एक का श्रृंग एक का श्रृंग दूसरे के गर्त पर पड़ जाए। अगर एक का श्रृंग दूसरे के गर्त पर पड़े तो यहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा। और विनाशी व्यतिकरण होने के लिए इसके रास्ते और इसके रास्ते में जो अंतर है, मतलब पथ में जो अंतर होना चाहिए, वो पथांतर λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। वो λ/2 का विषम गुणज मतलब 2n नहीं, 2n प्लस या 2n-1, 2n+-1 इंटू λ/2, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबू यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण मतलब श्रृंग गर्त पर पड़ने के लिए इसके इसके बीच जो पथांतर होना चाहिए λ/2 का यानी तरंगदैर्घ्य के आधे का जो है विषम गुणज होना चाहिए, 2n प्लस या 2n-1 λ/2। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबू कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को, प्रकाश अनुदैर्घ्य नहीं है, प्रकाश अनुप्रस्थ है, प्रकाश चल रहा है तो ये अनुप्रस्थ है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को कौन सी घटना पुष्टि करता है? बाबू, कौन सी घटना है? देखो, कौन सी घटना है जिससे पता पता चलता है, कौन सी आपकी घटना है जिससे पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है? तो जान लो बाबू, याद रखना, ध्रुवण ध्रुवण ही एक घटना है, ध्रुवण ही एक घटना है जिससे पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। ध्रुवण ही वो घटना है जिससे पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यानी जब प्रकाश चलता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन चलने के लंबवत होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग के प्रकृति की पुष्टि, अनुप्रस्थ तरंग होने की पुष्टि ध्रुवण करता है। ठीक है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को कौन सी घटना पुष्टि करता है? वर्ण विक्षेपण नहीं, परावर्तन नहीं, व्यतिकरण नहीं, ध्रुवीकरण। वो ध्रुवीकरण या ध्रुवण ही वो घटना होती है जिससे पता चलता है प्रकाश अनुप्रस्थ नेचर का है। यानी प्रकाश जब आगे चलता है तो उसमें जो कंपन होते हैं चलने के दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन है, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना। बाबू, तीखे अवरोध, ये तीखा अवरोध है, तीखे अवरोध के किनारे से लाइट का मुड़ना, तीखे अवरोध के किनारे से लाइट का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। याद रखना, अवरोध के किनारों से लाइट का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। तो अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या है? वो तीखे किनारे से लाइट टकराता है ना, मुड़ जाता है, इसको विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। बाबू, चांदी का कार्यफलन, चांदी का कार्यफलन, ये तो याद करने वाली चीज है। ठीक है बाबू, चांदी का कार्यफलन कितना होता है? हमारे को लगता है कि चांदी का कार्यफलन होता होगा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.2 होगा, तनी मार ही देते हैं, ये सब याद करने का चीज़ है। ठीक है, गूगल सर्च मारते हैं, क्या मारे, सब चीज़ याद है थोड़े रहेगा। वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर, जूल में दिया है भाई। हाँ, ना 4.6 दे रहा है, 4.6, 3.2 नहीं बाबू, 4.6 दिया है, यानी 4.7 होगा आपको, 4.7 आपको दे रहा है। ठीक है, छोड़ो, सिल्वर का चांदी का कार्यफलन 4.7 होता है, बहुत बढ़िया। यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चांदी से उतना आसान नहीं है, चांदी के सतह पर लाइट डालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू।
नेक्स्ट क्वेश्चन। सब कोई देखिए, एकदम सिंपल सा है यार, बिल्कुल बेकार का क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान होता है बाबू। प्लैंक कांस्टेंट का मान क्या होता है? आप लोगों को बताया थे, प्लैंक कांस्टेंट को एच से डिनोट करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट एच बराबर 6,626 6,626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। प्लैंक नियतांक का मान होता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपका आंसर कौन सा सही है भाई? सी नंबर सही है, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो, फोटोन का गतिक द्रव्यमान। अब फोटोन का, फोटोन चल रहा है तो फोटोन का मूविंग मास यानी गतिक द्रव्यमान मतलब चलते हुए अवस्था में मास क्या होगा? अब फोटोन की एनर्जी क्या होती है? फोटोन की एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर होती है। फोटोन की एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर होती है। अगर ये एम दिया है ना तो यहीं से मास निकल पाएगा, ठीक है। फोटोन की एनर्जी ई बराबर बाबू एम सी स्क्वायर होती है। आपको पता है फोटोन की एनर्जी ई बराबर एक और होता है एच सी बाई लैम्डा। फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच सी बाई लैम्डा भी होता है, बराबर एम सी स्क्वायर। एगो सी से एगो सी काट दो बाबू, तो एच बाई लैम्डा बराबर एम सी। हमें चाहिए फोटोन का मूविंग मास, वही डायनेमिक मास कहता है, डायनेमिक या मूविंग मास। फोटोन का गतिज द्रव्यमान बाबू, गतिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? फोटोन का द्रव्यमान एम हो जाएगा, एम बराबर एच बाई सी लैम्डा। ये इधर आ जाएगा एच बाई सी लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत अच्छा बाबू। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो तो देख ही लो। क्वेश्चन क्या है बाबू? निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में पड़ती है? बाबू आप लोग को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताए होंगे, आप सब कोई पढ़े हो ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बाबू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? आप लोगों को बताए हुए थे, छोड़ो क्या है, हम बताएंगे तो लंबा छोड़ जाएगा। जब हम हाइड्रोजन गैस को विसर्जन नली में ले करके उसका विद्युत विसर्जन कराते हैं तो हाइड्रोजन के गैस से बाबू एक प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। छोड़ो, कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन पराबैंगनी परिसर में आती है? निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? बाबू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणियां मिलती है, बोलो। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणी मिलती है, लाइमेन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पुंड और हम्फ्री, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमेन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पुंड, हम्फ्री, यही 6 गो सीरीज मिलती है, 6 गो श्रेणी मिलती है। इसमें ये पराबैंगनी होती है। लाइमेन जो होती है, लाइमैन सीरीज जो होती है बाबू, पराबैंगनी होती है, ये पराबैंगनी होती है। बामर जो होती है, बामर, ये दृश्य होती है, ये हमको दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि इसका वेवलेंथ 4,000 से 8,000 के बीच में पड़ता है बामर सीरीज। पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये सब अवरक्त होती है। अवरक्त यानी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ये। इनका तरंग दैर्घ्य बाबू 8,000 से लाल से ज्यादा हो जाता है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने से एनर्जी इनकी कम होती है, ठीक। निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में पड़ती है? बाबू पराबैंगनी में कौन सी पड़ती है? तो लाइमैन, लाइमेन होगा, लाइमेन सीरीज होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे को इसी इसी पर बहुत सारा पूछा है बाबू, तुम्हारे को कहेगा बामर किस में पड़ता है तो कहोगे दृश्य में सर। सर देखिए ना बामर किस में पड़ता है, तो हमारे पीछे दिख रहा है ना, बामर किस में पड़ता है बाबू? तो बामर आपको पड़ता दृश्य में। पास्चन, ब्रैकेट, कुंड, हम्फ्री, इसमें चारों में कोई देता तो अवरक्त क्षेत्र में पड़ता, ठीक है। कह रहा है बाबू कि रेडियो एक्टिविटी के लिए रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, कौन सही नहीं है? बाबू रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सा सही नहीं है? रेडियो एक्टिविटी बाबू नाभिकीय घटना है, सही में रेडियो एक्टिविटी नाभिकीय घटना है, क्योंकि नाभिक से ही अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते हैं, यही तो रेडियो एक्टिविटी है। भारी नाभिक से अपने आप अल्फा बीटा और गामा किरणों के निकलने की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो बाबू बोलो कौन सा रेडियो एक्टिविटी के लिए सही नहीं है? यह नाभिकीय घटना है, ये तो सही है रेडियो एक्टिविटी। हाँ, अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, 9:30 या 10।
हाँ, तो बाबू कौन सी घटना सही नहीं रेडियो एक्टिविटी के लिए? रेडियो एक्टिविटी नाभिकीय घटना है, ये तो सही है ना? रेडियो एक्टिविटी नाभिकीय घटना है, नाभिक से होने वाली है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी बाबू प्राकृतिक घटना होती है, रेडियो एक्टिविटी अपने आप होता है। तो कौन सही नहीं है? रेडियो एक्टिविटी प्राकृतिक घटना है, तो कह रहा है कि कौन नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उचित नहीं है, कौन उपयुक्त नहीं है? बाबू हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी नाभिकीय घटना थी, तो वो भी ठीक नहीं है। प्राकृतिक घटना होती है, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, परमाणविक घटना है, स्वतः स्फूर्त घटना है। बाबू स्वतः स्फूर्त मतलब अपने आप घटने वाली घटना है, ठीक है? अपने आप घटने वाली घटना है। अब कह रहा है रेडियो एक्टिविटी परमाणविक घटना है, नहीं, परमाणु से घटने वाली घटना नहीं है, परमाणु के लिए नहीं, वो नाभिकीय घटना है, ठीक है? तो ये सही नहीं है, बाकी सब चीज सही है, ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन बाबू, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन बाबू, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है बीटा किरणें, ठीक है? तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, तेजी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन का समूह, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से चलने लगे ना, तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन का समूह बीटा किरणें होते हैं, ठीक है? तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बीटा किरणें, ठीक। बहुत अच्छा, 35 क्वेश्चंस आपको हो चुके हैं यहाँ पे। तो वही 70 क्वेश्चंस थे, 70 में 35 कर दिया गया। अभी 35 तुरंत करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बना ले गए हैं 70, तो आप लोग को लेंदी हो जाएगा, बोरिंग लगेगा, मस्त और मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? और सारी चीज़ एकदम क्लियरली हम बताए हैं, आप लोग इसको जाके ध्यान से ढंग से देखिए एक बार, और एंजॉय कीजिए, खूब मज़ा लीजिए और खूब मज़ा से पढ़ते रहिए, एकदम ईजी है भाई, फिजिक्स कोई बहुत टफ सब्जेक्ट थोड़ी होता है, ठीक। ओके, थैंक यू।